जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 26 फरवरी को विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है। वैसे 27 फरवरी को वीरों के वीर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस भी है, पर आज बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें कई लोग वीर सावरकर कहते हैं तो कुछ माफी वीर कहते हैं। एक और जहां उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, वहीं कुछ गालियां भी देते हैं। और पिछले 10-15 सालों में यह ट्रेंड बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, उस पर भी बात करेंगे, पर वो बाद में। पहले चर्चा करते हैं सावरकर पर लगे एक इल्जाम की। वैसे उन पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं, उनमें से एक है कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, वर्ष 1910 में लंदन में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, भारत लाया गया, यहां मुकदमा चला, जेल हुई, दो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजाएं उनको हुई थी। उनको 1911 में सेलुलर जेल भेज दिया गया, 1921 में वापस मेनलैंड पर आए, पर जेल में रखा गया। 1924 में उनकी जेल से रिहाई हुई, लेकिन कंडीशनल रिहाई हुई थी। 2 शर्तें लगा दी गई थी कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे और रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो रत्नागिरी में उनको इंटर्न कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। अब जब ऐसा हुआ तो सावरकर ने अंग्रेज सरकार के आगे एप्लीकेशन लगाई कि आपने मुझे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेने से रोक दिया है, मुझे रत्नागिरी में इंटर्न कर दिया है, नज़रबंद कर दिया है, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, लिहाजा मुझे मेरे परिवार की मेंटेनेंस के लिए अलाउंस चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं थी, पहली बात नहीं थी। मेंटेनेंस अलाउंस ऐसे सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स को मिलता था, जिनको गवर्नमेंट अलग अलग कानून में, जैसे एक बंगाल रेगुलेशन था 1818 का, बॉम्बे रेगुलेशन था 1827 का, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1915 का, इनमें अरेस्ट कर लेते थे या ऐसे ही नज़रबंद कर देते थे, मुकदमा नहीं चला रहे थे। तो परिवार को मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता था परिवार की डिमांड पर, डिपेंडिंग अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन हु वाज अरेस्टेड और हु वाज इंटर्न्ड। तो सावरकर ने भी एप्लीकेशन लगाई। 1924 में ऐसा शुरू हुआ, एप्लीकेशन ये लगा रहे थे, लेकिन सरकार को उसे मंजूर करने में 5 साल लग गए। 1929 को सावरकर को वो मिलना शुरू हुआ 1 अगस्त से, और 1937 10 मई तक उनको मिलता रहा वो मेंटेनेंस अलाउंस 60 रुपये महीना। तो ये बात तो सही है कि सावरकर को मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था 60 रुपये महीना, और जैसे मैंने कहा 1 अगस्त 1929 से 10 मई 1937 तक मिला। 1937 में उनसे मई में वो कंडीशन विड्रॉ कर ली गई, हटा ली गई। अब वे आज़ाद थे, भारत में कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे, कारोबार जो चाहे वो कर सकते थे। लिहाजा गवर्नमेंट ने फिर मेंटेनेंस अलाउंस उनका बंद कर दिया। पेंशन कोई नहीं मिलती थी, ये मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था 60 रुपये महीना। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ना मेंटेनेंस अलाउंस हो या पेंशन हो, पैसे तो अंग्रेज ही देते थे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ना सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे और ना आखिरी, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ऐसे मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, और ये एग्जाम्पल प्रमाण के साथ मैं आपको दूंगा। नेशनल आर्काइव्स का जो ऑफिशियल पोर्टल है, अभिलेख पटल, वहां ये फाइल्स अवेलेबल हैं। मैं वो फाइल्स भी एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा। इस कड़ी में पहला नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली का। ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था। अंग्रेज़ों ने इनको 1916 में इनको इंटर्न कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था दोनों भाइयों को। ये वो समय था दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, इंग्लैंड टर्की के अगेंस्ट लड़ रहा था। टर्की में ऑटोमन एम्पायर थी, और ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, दुनिया भर में बहुत सारे मुसलमान उसको अपना खलीफा मानते थे। तो टर्की के ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अंग्रेज़ों की लड़ाई को बहुत सारे मुसलमान इस्लाम के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख रहे थे, और भारत में भी ऐसे लोग बहुत थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो उन विरोध करने वालों में मोहम्मद अली
और उनके बड़े भाई शौकत अली वो ख़ास लीडर्स में से गिने जाते हैं, वो थे। तो इनको 1916 में इनको इंटर्न कर लिया था। तो छिंदवाड़ा में ये दोनों भाई इंटर्न थे और वहाँ से मोहम्मद अली ने एप्लीकेशन लगाई कि हमें जो मेंटेनेंस अलाउंस आप दे रहे हैं वो कम है, इसको बढ़ाइए। तो वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बदले में फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कितना दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बात भी बता दूँ कि ये दोनों भाई मोहम्मद अली, शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट इन्होंने चलाया, गांधी जी के बेहद करीबी थे। तो गांधी जी के बहुत ही करीबी मोहम्मद अली और शौकत अली को मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था, और कितना मिलता था चलिए वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभिलेख पटल पर मैंने लॉगिन कर रखा है और मैंने फाइल खोल रखी है। ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली को मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था उसके बारे में, इंक्रीज्ड रेट ऑफ अलाउंस इन्होंने भी अपना अलाउंस बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो मैं फाइल को फुल व्यू कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, इनके ऊपर पढ़ सकते हैं आप। सैंक्शन टू एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ अलाउंस टू दी ब्रदर्स मोहम्मद एंड शौकत अली who have been interned at छिंदवाड़ा under the डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इनको 600 रुपया महीना इंक्रीज करके दिया गया दोनों भाइयों को, कुल मिला के मोहम्मद एंड शौकत अली। आप इसको देख सकते हैं। तो 600 रुपया महीना मेंटेनेंस अलाउंस इनको मिल रहा था 1917 में। इससे पहले कुछ कम मिलता था। और इनकी आप एप्लीकेशन देखना चाहें, जो एप्लीकेशन लगाई थी मोहम्मद अली ने, तो वो भी एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं खुद। और डिटेल्स उन्होंने बताए थे कि क्या क्या मेरे खर्चे कैसे ज़्यादा हैं और क्यों मेरा इससे काम नहीं चल रहा, ये पढ़ सकते हैं। ये 18 अक्टूबर 1916 की एप्लीकेशन थी मोहम्मद अली की ओर से। चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने लिखा था सेंट्रल प्रोविंस में। तो दोस्तों आपने देखा कि मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों को कुल मिला के अंग्रेज 600 रुपया महीना मेंटेनेंस अलाउंस दे रहे थे। सावरकर को 60 रुपया मिलता था और मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों भाइयों को कुल मिला के 600 रुपया महीना मिलता था, विच इज 10 टाइम्स। तो अगर इस तरह से सावरकर पेंशन ले रहे थे और फिर वो अंग्रेजों जैसा उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो तो जी अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, तो गांधी जी के जो बहुत करीबी हैं दोनों, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके बारे में क्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर एक भारतीय के हीरो हैं, मेरे भी आपके भी, हर हिंदुस्तानी के हीरो हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे शरत चंद्र बोस, वो भी आजादी के बड़े सिपाही थे। 1941 में उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, इंटर्न कर लिया गया। और उनको जब गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया तो उनकी पत्नी विभावती बोस ने भी मेंटेनेंस अलाउंस की डिमांड की, मिलने लगा। और कितना मिलता था? 1000 रुपया महीना। आप कहेंगे कि 1000 रुपया महीना क्यों? देखिए, शरत चंद्र बोस बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट, लॉयर थे, बहुत ही कामयाब एडवोकेट थे, वो अच्छी कमाई थी उनकी। तो जैसा शुरू में भी मैंने बताया कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है या नजरबंद किया है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता था। तो शरत चंद्र बोस की अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से 1000 रुपया महीना अंग्रेज सरकार उनको मेंटेनेंस अलाउंस देती थी। ये 1000 रुपया महीना भी कम पड़ गया। तब विभावती बोस ने एप्लीकेशन लगाई कि ये बढ़ाया जाए। और उन्होंने बताया कि देखिए, शरत चंद्र बोस ने अपनी लाइफ पर, मेरी पर और मेरे बड़े लड़कों की लाइफ पर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 11,000 रुपये से ज़्यादा तो एनुअली उनका प्रीमियम ही हो जाता है। फिर घर का खर्च, पढ़ाई, इससे काम नहीं चलता। तो आज मैं आपको वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा जो विभावती बोस ने लगाई थी। ये 1943 में एप्लीकेशन लगाई। ये देखिए दोस्तों, ये है मिसेस शरत चंद्र बोस की एप्लीकेशन और इसको मैं व्यू फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फाइल को। ये इसका PDF पेज 29 खुला हुआ है। इस पर ये लेटर है गवर्नमेंट का जो इनको कन्वे करते हुए कि आपका मेंटेनेंस अलाउंस नहीं बढ़ाया जा सकता। पर इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एप्लीकेशन। विभावती बोस ने जो एप्लीकेशन लगाई थी बढ़ाने के लिए,
ये देखें, ये इसका पीडीएफ पेज 22 पर इनकी एप्लीकेशन है, अक्टूबर 1943 की एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। और इसमें बता रही है कि 11,229 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम ये एनुअली पे कर रही हैं अलग अलग पॉलिसीज पर। और आगे लिखती हैं कि 1,000 रुपया महीना जो इनको मिल रहा है मेंटेनेंस अलाउंस वो सफिशिएंट नहीं है इनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए और इनके रहने के लिए, और ये उधार लेके काम कर रही हैं, ये बताया इन्होंने। और ये नीचे इनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं, विभावती बोस। और आगे चलें तो फर्दर हमको दिखाई देता है जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं कि कौन कौन सी कंपनी की कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे कितना प्रीमियम, पूरा ब्रेकअप दे रखा आप देख सकते हैं। 11,229 रुपये 6 आना। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जब डिस्कशन हुआ होगा, जो भी बहुत सारा, ये 45 पेज की फाइल आप पढ़ सकते हैं स्वयं, उस पर फिर गवर्नमेंट ने इंक्रीज नहीं किया और इनको बताया। ये लेटर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, टू मिसेस विभावती बोस, 1 वुडबर्न पार्क, कैलकाटा, मैडम, with reference to your letter dated October 1943 to the honorable home member, I am directed to say that after full consideration of the case, the government of India have decided not to increase the maintenance allowance of rupees 1,000 per mensum paid to you. तो दोस्तों आपने देखा कि मेंटेनेंस अलाउंस सिर्फ सावरकर को नहीं मिलता था, और भी आज़ादी के कई सारे सिपाही थे, किन्हीं को इनसे ज़्यादा था और ऐसे भी थे जिनको इनसे कम भी मिलता था। 30 रुपये महीना, 50 रुपये महीना वाले भी थे। आप गूगल पर जाएं और मेंटेनेंस अलाउंस टू पॉलिटिकल वर्कर्स अभिलेख पटल ये लिखिए, गूगल करिए, कई सारी फाइलें खुल जाएंगी, आप स्वयं चेक कर लीजिए। इन पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो इन्होंने उसमें साथ नहीं दिया, और ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फौज में भर्ती करवा रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो देखिए 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, ये बात सही है, सावरकर फौज में भर्ती करवा रहे थे, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तो स्वयं गांधी जी भी भर्ती करवा रहे थे। तो क्या वे अंग्रेजों की मदद कर रहे थे भारत के विरुद्ध? ऐसा तो नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर वो मेरे हीरो हैं और आपके भी हीरो हैं, करोड़ों करोड़ों भारतीयों के हीरो हैं, वो भी फौज में भर्ती करवा रहे थे। रादर उन्होंने तो महार रेजिमेंट फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। तो क्या वे अंग्रेजों की मदद के लिए कर रहे थे? हरगिज नहीं। सो मच सो कि बाबा साहब अंबेडकर तो उस टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसके मेंबर थे। तो क्या वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे? बाबा साहब अंबेडकर किससे कम देशभक्त थे? मेरी नजरों में तो हरगिज नहीं। दूसरी बात, एक इल्जाम ये भी लगा देते हैं कि देखिए मुस्लिम लीग के साथ मिलके हिंदू महासभा ने, जिसके लीडर सावरकर थे, सरकार बनाई बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि पहली बात तो ये कि बंगाल में सरकार उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नहीं बनाई थी, बल्कि वो कृषक प्रजा पार्टी होती थी फजलुल हक की, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हाँ, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने कुछ समय हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार चलाई मुस्लिम लीग के साथ। पर अगर ये अपने आप में बुरा काम है, अगर ये पाप है, अगर 1942 में ये पाप है, तो 1946 में ये पुण्य हो जाता है जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें कांग्रेस भी थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर होते थे और जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर तो लियाकत अली मुस्लिम लीग के ही थे। तो 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाए। सब अच्छा है जी, देश की एकता के लिए कर रहे हैं। लेकिन यही काम अगर सावरकर की हिंदू महासभा ने किया था तो वो गलत हो जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है, ये इल्ज़ाम लगाए क्यों जाते हैं? इसकी वजह राजनीति है। एक बात और, अगर सच में सावरकर अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे और अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, तो इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री होते हुए उन पर डाक टिकट क्यों जारी किया? क्या उनको इस बात की खबर नहीं रही होगी? क्या ये संभव है?
हरगिज नहीं। और इतना ही नहीं, वर्ष 1980 में वे एक पत्र लिखती हैं 20 मई को पंडित भाखले को, जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी थे। हुआ यूं कि 1883 में सावरकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। 28 मई 1883 को उनका जन्म हुआ था। तो जन्म शताब्दी के निमित्त तैयारियां शुरू हो रही थी और 8 मई को पंडित भाखले ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री इंदिरा जी को। इसका उत्तर वो 20 मई को लिखती हैं और 20 मई के उस पत्र में भारत की प्रधानमंत्री की क्या भाषा है एक बार आप सुन लीजिए और इस पत्र को भी देख लीजिए। इंदिरा जी लिखती हैं, वीर सावरकर्स डेयरिंग डिफाइंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट has its own important place in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India. क्या बात है। पहली बात, पत्र शुरू होता है वीर सावरकर से, यानी इंदिरा जी के लिए सावरकर वीर थे। और आगे लिखती हैं कि his daring defiance of the British government, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस बहादुरी से उन्होंने डिफाई किया, चैलेंज किया, चुनौती दी, उसका इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एनल्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारी आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? जिस बहादुरी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को वीर सावरकर ने डिफाई किया। और आगे लिख रही हैं कि मैं आपको उनकी जन्म शताब्दी को जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी कामयाबी हो, सफल रहे, उसके लिए शुभकामनाएं देती हूं। किसकी जन्म शताब्दी? कहती हैं ऑफ दिस रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो इंदिरा जी के लिए सावरकर रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया हैं। वो वीर सावरकर हैं जिन्होंने बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफाई किया है और उनकी उस डिफाइंस का भारत के फ्रीडम मूवमेंट की इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इंदिरा जी के लिए सावरकर ऐसे थे। सावरकर कैसे हैं आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।